तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो सप्लायर है वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो टैक्स है वो जमा नहीं करा पाता है, तो इसका जो परचेजर है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आनंद जी, जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया कि जीएसटी लॉ में आईटीसी जो रेसिपिएंट लेना चाहता है वो लेने के लिए उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज जिसकी वो क्रेडिट ले रहा है वो उसको रिसीव होने चाहिए, रिटर्न्स उसने भरे होने चाहिए। जो एक इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस पे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन अभी चल रहा है वो ये है, टैक्स हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट। तो सप्लायर जो है वो अपने इनवॉइस में जीएसटी लगा के टैक्स कलेक्ट करेगा रेसिपिएंट से एंड देन गवर्नमेंट को जमा कराएगा, रिटर्न भरेगा। तो कितनी बार क्या होता है, जो रेसिपिएंट है उसने तो ये कंडीशंस को कंप्लाई कर लिया है, जो टैक्स बनता है वो भी सप्लायर को पे कर दिया है, सप्लायर ने आगे गवर्नमेंट को पे नहीं किया और उसकी वजह से जो रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट डिनाई हो जाती है। तो बेसिकली रेसिपिएंट इज नॉट एट फॉल्ट, वो एक बोनाफाइड परचेजर है जिसने अपनी सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है, स्टिल उसकी क्रेडिट के ऊपर चैलेंज आ जाता है। तो इसमें जैसे अपना व्यू ये रखते हैं अपन कि बोनाफाइड परचेजर को आईटीसी डिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी सारी कंडीशंस कंप्लाई कर ली है। वो तो सही है, सप्लायर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो उसके हाथ में भी नहीं है। तो बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल कि वो कैसे इस चीज का ट्रैक रखे कि सप्लायर भी आगे पेमेंट करे। जीएसटी लॉ की बात करें तो देयर इज अ सेक्शन 76 इन जीएसटी लॉ जो स्पेसिफिकली ऐसा बोलता है कि सप्लायर से ही रिकवरी करी जानी चाहिए ऐसे केसेस में वेयर टैक्स हैज बीन कलेक्टेड लेकिन आगे गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ है। तो जो अपने डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स भी है वो एससीएन द सप्लायर को कि आपने कलेक्ट करके पे क्यों नहीं किया है, जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए वो भी सप्लायर के अगेंस्ट होनी चाहिए, बोनाफाइड परचेजर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 76 इस चीज को सपोर्ट करता है। देन देयर इज अनदर प्रेस रिलीज ऑल्सो जो कि डिपार्टमेंट ने ही इशू करी है। वो प्रेस रिलीज ऐसा बोलती है कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे रखो जहां बोनाफाइड परचेजर से भी रिकवरी हो, इन जनरल आप सप्लायर से रिकवरी करो। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कहा सकते हो, उन्होंने एक दो एग्जांपल दिए हैं कि जहां पर वो मिसिंग है, उसका बिजनेस ही बंद हो गया है, ऐसी कोई चीज है जहां पर कि आप रेसिपिएंट के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकते हो। अदरवाइज इन जनरल आपको सप्लायर के अगेंस्ट ही प्रोसीड करना है। काफी फेवरेबल कोर्ट के भी इसमें जजमेंट्स हैं। एक उसमें रिसेंट है अभी कोलकाता हाई कोर्ट का, सनक्राफ्ट एनर्जी करके एक पार्टी है, उसके केस में फेवरेबल जजमेंट है जहां कोर्ट ने भी यही चीज ऑब्जर्व करी है कि जो भी आपको रिकवरी करनी है आप सप्लायर से करो। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो प्रेस रिलीज में बोले हैं वहां आप रिकवरी सिर्फ रेसिपिएंट से कर सकते हैं। और इसी जजमेंट के अगेंस्ट एक एसएलपी भी लगी थी बट सुप्रीम कोर्ट डिनाइड टू इंटरफेयर। तो एज ऑफ नाउ कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करना चाहिए। देन कुछ टाइम पहले की बात करें तो भी हाई कोर्ट के और भी जजमेंट्स हैं, डीवाई बीथल का है, मद्रास हाई कोर्ट है, देन एक सेंट जोसेफ टी कंपनी का है वो भी केरला हाई कोर्ट का है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट्स है। तो काफ़ी जजमेंट्स है जो कि एसएससी के फेवर में है कि रेसिपिएंट को परेशान ना किया जाए उस टैक्स के लिए जो कि सप्लायर ने पे नहीं किया है ना। तो काफी जजमेंट्स है, ओपाइन भी अपन यही कर रहे हैं, पर अभी क्योंकि कुछ चीजें नेगेटिव भी इसमें है तो ये वाला लिटिगेशन का एक पॉइंट अभी चला आ रहा है। डिपार्टमेंट तो अभी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है या नहीं है, सप्लायर ने नहीं दिया तो शो कॉज नोटिस दे दो रेसिपिएंट को, इनडिस्क्रिमिनेटली चल रही है। तो आई विल बी डेविल्स एडवोकेट हियर। मतलब इसमें एक चीज़ तो जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब मेरा डेविल्स एडवोकेट की तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आज अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो उसके कारण ये हो सकते हैं कि भाई उसने बिजनेस बंद कर दिया हो, या फिर वो इंसॉल्वेंसी में चला गया हो, या वो एग्जिस्टेंस में नहीं हो। भाई अब सरकार में कहाँ जाएगी? भाई सरकार को तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉस हो गया। तो नाउ फॉर देम ईजी टारगेट इज रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट के पास जाती है ईजी टारगेट के लिए। इसमें कुछ नेगेटिव जजमेंट्स भी हैं जो डिपार्टमेंट को फेवर करते हैं कि 16(2)C की जो कंडीशन है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन, और दैट स्पेशली मेंशन कि भी जब सप्लायर अपना टैक्स का पेमेंट करेगा, नॉट रेसिपिएंट पेइंग टैक्स टू द सप्लायर, व्हेन सप्लायर इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट बाई कैश लेजर और बाई एलिजिबल क्रेडिट लेजर, उसके बाद ही रेसिपिएंट को उसकी आईटीसी मिलेगी। तो इसमें एक आस्था एंटरप्राइजेस का एक पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसको उन्होंने पहली चीज़ उस पर कॉन्स्टिट्यूशनली उस सेक्शन को वैलिडिटी भी अपील करी उसमें, और वहाँ पे आईटीसी डिसअलाउ कर दी बिकॉज वहाँ पे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट
नहीं किया था। ऐसे ही एक और केरला हाईकोर्ट का नाहरकोट करके एक पार्टी के केस में जजमेंट है, और एक जजमेंट है पिनस्टार ऑटोमोबाइल्स का, दैट इज पार्शियली नेगेटिव ऑल्सो पार्शियली पॉजिटिव। वो कैसे? एक तरफ तो उन्होंने दे आर एग्रीइंग विद दैट पटना हाई कोर्ट जजमेंट कि भी 16(2) की कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, टैक्स का पेमेंट आपको करना है। उसके साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, वो ये कह रहे हैं कि आईटीसी रिवर्सल आपको करना है, क्योंकि रेसिपेंट को आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, पर दैट इज़ ओनली ए प्रोटेक्टिव रिकवरी। अल्टीमेट इवेंचुअल रिकवरी तो सप्लायर से होनी चाहिए, पर क्योंकि सप्लायर से आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर आप रिसिपेंट से रिकवरी कर लें, और जब सप्लायर से रिकवरी हो जाएगी तो उसके बाद में आप रेसिपेंट को आईटीसी वापस रिफंड बैक कर दें। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पर जो अभी प्रैक्टिकली तो यही चल रहा है कि शोकॉज नोटिस आ रहे हैं, और सारे केसेस में जैसा सर ने बताया कि भी फिर वी आर कंटेस्टिंग ऑन दैट पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली अभी हाई कोर्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट से अपना सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या अपना पोजीशन लेती है। प्री जीएसटी रिजीम की बात करें तो एक वेट अराइज इंडिया का एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील्ड हुआ है, वो भी फेवरेबल है। पर ऐसे ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का महालक्ष्मी कॉटन मिल्स में, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट के फेवर में, और वहाँ की जो लैंग्वेज है उस सेक्शन, उस जो बॉम्बे वेट एक्ट की, जो महाराष्ट्र वेट एक्ट की जो लैंग्वेज है वो जीएसटी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती। वहाँ पे भी लैंग्वेज थी एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, और इट इज़ ऑल्सो यूज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसके अंदर, तो लेट अस सी उसमें क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन में अगर देखा जाए तो सप्लायर एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा, आगे पे करेगा। अब मेरा एजेंट अगर टैक्स कलेक्ट कर ले और विदहोल्ड कर ले तो परचेजर की एक्चुअली तो कोई गलती नहीं है, तो उसको पेनलाइज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि उसको करते हैं पेनलाइज। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो उसके लिए मतलब थोड़ा सा बर्डन सम है। तो क्या होना चाहिए वर्सेस क्या हो रहा है, उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस। तो अनंत जी, दोनों एंगल आपके सामने आ गए। जो डिपार्टमेंट का एक तरह से एंगल होता है जिसके बेसिस पे नोटिस आ रहे हैं, कहीं निखिल जी ने अच्छे समराइज कर दिए, और जो उसका एक बोनाफाइड परचेजर का एंगल है और उसके जजमेंट्स वगैरह वो रश्मि मैम ने सारे आपके सामने रख दिए आपको। तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का तो डायरेक्ट एंगल अभी यही चल रहा है कि मुझे रेवेन्यू नहीं आया तो आई विल नॉट गिव क्रेडिट। पर देखा जाए तो अगर जुडिशियस अप्रोच की बात करें, नेचुरल जस्टिस की बात करें, तो गवर्नमेंट हैज़ एम्पल मेजर्स अगेंस्ट द सप्लायर टू रिकवर टैक्स। देयर आर प्रोविजंस इन लॉ टू रिकवर टैक्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग सप्लायर। सो वो एक तरह से उसको मेजर तो एग्जॉस्ट करना ही चाहिए, और रादर वो एग्जॉस्ट करके वो रिकवरी सिस्टम ही होना चाहिए वनस्पति की रेसिपिएंट को आप डबल कॉस्ट दो, बिकॉज वंस ही हैज पेड टू द सप्लायर वो इज डिफॉल्टेड, सेकेंड तो वो मनी भी चली गई और मेरे को बेनिफिट भी नहीं मिला। तो ये चीज़ जो है दोनों मतलब कहीं कहीं जस्टिस की बात करें तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है ना।